तो पहला हमने देखा हे शिव, यानी हेमंत, शिशिर और वर्षा। इसमें कह रहे हैं दही का सेवन करना चाहिए। ऐसे एक बात बता दूं मैं कि मॉर्निंग बैच जो है उसके लिए कुछ लोग हो गए हैं, तो और भी जो लोग हैं जिनको मॉर्निंग बैच करना है बेटा, तो मैं निष्कर्ष पे पहुंचूंगा कि हाँ पढ़ाना नहीं पढ़ाना है। तो जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं जो मॉर्निंग बैच पढ़ना चाहते हैं, तो आप फीस सबमिट कर लोगे अभी, है ना, कुछ लोग रह रहे हैं क्योंकि। तो फीस सबमिट कर लोगे तो मुझे पता चलेगा मॉर्निंग बैच की स्ट्रेंथ कितनी हो रही है। स्ट्रेंथ हो पाएगी तो ठीक है, नहीं हो पाएगी अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर यही है कि मैं आपका जो भी अमाउंट होगा उसको पूरा रिफंड कर दूंगा वापस। लेकिन ये है कि मुझे स्ट्रेंथ पता चलनी चाहिए कि मुझे शुरू करना है नहीं। तो जल्दी से चीज कर लोगे आजकल के अंदर ना, फीस सबमिट कर लोगे, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ कितनी स्ट्रेंथ हमारी हो रही है। देखो, तो हेमंत, शिशिर और वर्षा दही सेवन करने की बात की है इसमें। तो हे शिव, दही सेवन करना है। वर्जित कर्म, तो शरद, वर्षा, बसंत में दिवा स्वाप नहीं करना। तो शरद की बीवी दिन में नहीं सोएगी। बाकी हमने देखा दिवा स्वाप से चरक, कफ और पित्त बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। दिन में सो रहे हो कफ बढ़ेगा, है ना, साथ में पित्त भी बढ़ता है। और रात्रि जागरण से कह रहे हैं सिर्फ वायु का प्रकोप हो रहा है। सुश्रुत मैंने ऑप्शनल आपके ऊपर छोड़ दिया है, देखना चाहो देख लेना। व्यवय और व्यायाम, मतलब मैथुन और व्यायाम दोनों मना है ग्रीष्म और वर्षा के अंदर। दोनों ऋतुओं में बल देखा था आपने, बिल्कुल हमारा कम होता है ना, जब बल नहीं है। तो व्यायाम भी मना है और व्यवय भी मना है। हेमंत वर्षा में ड्रिंक है ये उद्मंत, इसका सेवन नहीं करना, देखना चाहो देख लो, जरूर नहीं है। हेमंत में कह रहे हैं कि प्रभात का सेवन नहीं करना, यानी डायरेक्ट एयर। और प्रमित आहार नहीं लेना, यानी कम मात्रा में भोजन नहीं करना। सर्दियों में क्या होता है, हमारी भूख बड़ी होती है, तो उस समय ज्यादा भोजन चाहिए होता है। तो हेमंत में प्रभात और प्रमित आहार मना है, याद रखेंगे। शरद ऋतु में प्रागवात, ठीक है, पूर्व दिशा की जो हवा है वो। वसा, तेल, चार, इन चीजों का मना है। वसा, तेल, चार। तो ऐसा कह सकते हो कि शरद मान लो कोई व्यक्ति है ना, उसको मान लेते हैं कि ऐसा होगा कि ग्रेड 1 फैटी लीवर होगा या ग्रेड 2 फैटी लीवर होगा। तो उसको चीजें मना करती है कि भाई वसा नहीं लेना तुमको, तेल नहीं लेना है, चिकनाइयाँ मना है, ऐसा करके याद कर लो। ठीक है। वर्षा और शरद, आतप अवश्य मना है। आतप और अवश्य, वर्षा और शरद में इन धूप में भी नहीं जाना और ओस में भी नहीं जाना है। वर्षा और शरद, आतप अवश्य दोनों चीजें मना है। सर्वदोष प्रकोपक ऋतु, तो वर्षा ऋतु। सभी दोषों का प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में। सभी दोष साम्य अवस्था में रहते हैं शरद ऋतु के अंदर, दोनों याद रखना आप। सभी दोष को प्रकोप होता है वर्षा में, सभी दोष साम्य अवस्था में रहते हैं शरद ऋतु के अंदर, दोनों बातें याद रखनी है। जेनताक का उल्लेख हेमंत ऋतु में आया। जेनताक हेमंत ऋतु, बहुत बहुत जरूरी शब्द बौद्ध दर्शन से आया, पढ़ा चुका हूं पीछे आपको। अगले दोनों पॉइंट देखो। वाग्भट ने ऋतु संधि का उल्लेख किया जो 14 दिन की होती है। कौन से 14 दिन? जो ऋतु चल रही है इसके आखिर वाले 7 दिन, और जो ऋतु आने वाली है उसके शुरुआत के 7 दिन। तो इनको मिला के बनती है ऋतु संधि। जो ऋतु चल रही है उसके लास्ट के 7 दिन, जो ऋतु आने वाली है उसके शुरुआत के 7 दिन, इनको मिलाकर ऋतु संधि कहते हैं। तो ऋतु संधि किन्हीं भी दो ऋतुओं के बीच में जो कंटिन्यूएशन में है उनके बीच में बनती है। एक बात ये वाग्भट ने दी है। दूसरा एक टाइम है इसी तरह यम दंष्ट्रा, ये शारंगधर ने टाइम दिया है। 16 दिन का टाइम होता है। ये किन्हीं भी दो ऋतुओं के बीच में नहीं बनता, स्पेसिफिक अघन और कार्तिक, मतलब कार्तिक और अघन, कार्तिक और अघन के बीच में, कार्तिक के अंतिम 8 दिन और अघन के शुरुआत के 8 दिन। 16 दिन का टाइम है यम दंष्ट्रा। इस समय के लिए कहा जाता है स्वल्प भुक्तो ही जीवितम, कि जो व्यक्ति कम मात्रा में भोजन करता है इस समय वो ही जीवित रहता है। स्वल्प भुक्तो ही जीवितम, तो याद रखना। यम दंष्ट्रा शारंगधर ने उल्लेख किया, 16 दिन का टाइम है। कार्तिक अघन के 8 8 दिन। और ऋतु संधि वाग्भट की है, 14 दिन की होती है। चल रही ऋतु के अंतिम 7 दिन, आने वाली ऋतु के प्रारंभ के 7 दिन। आगे आ जाओगे, अब चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं, क्या चैप्टर में चीजें हैं। तो चैप्टर नंबर 6, आहार 4 प्रकार के, इतना याद रखोगे। चैप्टर अब शुरू हुआ है ओरिजिनली है। संवत्सर यानी एक वर्ष के कह लो आप, संवत ये सवाल आ चुका है कि संवत्सर के कितने अंग होते हैं। तो अंग यानी कितनी ऋतुएं होती हैं, तो 6 ऋतुएं होती हैं साल के अंदर। तो संवत्सर के 6 अंग कहे गए, ये याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ। ये एक श्लोक है बेटा आपकी बुक्स के अंदर, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड लाइन रख के एग्जाम में सवाल आ चुका है कि मध्य मध्य बलम त्वा अंते श्रेष्ठम अग्रे चा निर्दिशेत, ऐसा करके। तो पूछ चुका है, यहाँ कह रहे हैं कि अंते श्रेष्ठम, इससे क्या समझते हो, कौन सी ऋतु की बात है।
तो जल्दी से मुझे जवाब दे दो कि आदान काल है और विसर्ग काल है, किसके अंत में बल श्रेष्ठ होता है? बोलो। हेमंत विसर्ग विसर्ग काल। काल। विसर्ग विसर्ग काल काल। के, है ना? किसी ने आंसर दे दिया हेमंत ऋतु भी, है ना? तो हेमंत ऋतु हो गई है, बात समझ रहे हो? तो आपको एग्जाम में सवाल पूछे कि अंते श्रेष्ठम, तो ये कौन से ऋतु है? तो मतलब हेमंत ऋतु है, विसर्ग काल की बात चल रही है। ठीक है। अगर पूछ ले अगला वाला कि यहाँ अग्रे से क्या समझते हो, श्रेष्ठम अग्रे चा, तो कौन सी ऋतु हो जाएगी? आदान काल पश्च ऋतु। शिशिर। ठीक है ना? तो आदान काल की पहली ऋतु जो है शिशिर, उसमें हमारा बल उत्तम होता है। तो अंत में होता है विसर्ग काल के, अग्र यानी शुरुआत में होता है आदान काल के, माफ करें अगर मैं उल्टा बोल गया हूं तो, विसर्ग काल के अंत में और आदान काल के शुरुआत में बल हमारा श्रेष्ठ होता है। तो वो ऋतु देख लेनी है कौन सी पड़ेगी, वही आंसर लगेगा। क्लियर? सबको समझ आया क्या कहा मैंने? यस ठीक है। सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अभी। तो अब ऋतुओं के बारे में दे रखा है, जल्दी से देख लोगे कहाँ क्या जरूरी है, एक दो ही पॉइंट होंगे, अब कुछ खास नहीं बचा हमारे पास याद करने के लिए। ये देखो आप, हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में क्या बेसिक डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं शिशिर ऋतु में रूक्षता विशेष रूप से बढ़ जाती है, ये याद रखना है। रूक्षता बढ़ जाती है शिशिर ऋतु के अंदर, ये एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। आगे देखो, बसंत ऋतु के अंदर क्या होता है, काय अग्नि बाधते, तो अग्नि जो है हमारी कम होना शुरू हो जाती है। शिशिर हेमंत में जो अग्नि बढ़ी हुई थी, वो बसंत में कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। इस ऋतु में इसलिए बहुत से रोग होते हैं कफ की वजह से, और उस कफ को निकालने के लिए वमन आदि कर्म कराया जाता है, वमन आदि कर्म। एक सवाल पूछते हैं, कानना नामचा यौवनम, कि बाग बगीचे जो होते हैं वो किस ऋतु में अच्छे दिखाई देते हैं? तो बसंत में। क्यों? इस समय फूल खिलते हैं ज्यादातर पौधों पे, तो फूल खिलेंगे तो क्या होगा, बाग अच्छे लगेंगे। ठीक है। तो कानना नामचा यौवनम, कि बगीचों पर यौवन आ जाता है ना, युवा हो जाता है वो। तो ये याद रखेंगे आप। ग्रीष्म ऋतु चल रहा देख रहे हो, इसमें देख पा रहे हो कि ये देखो आप, एक तो ये है कि शीतम शर्करम, है ना, शीत द्रव्यों का सेवन करना, शर्करा मिला के मंथ का सेवन करना, जांगल पशु पक्षियों का मांस का सेवन करना, ये बातें आई हैं। यहाँ शीत द्रव देख पा रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे इजीली आंसर निकल जाता है कि गर्मियों की बात चल रही होगी, ठंडा ठंडा खाने की बात हो रही है, खूब पानी लिक्विड चीज लेने की बात आ रही है। मेन चीजों पर फोकस करते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं, निद्रा निशी चंद्रांशु शीतले, कि रात्रि में चंद्रमा की किरणों में सोना है, मतलब रात्रि को छत पर जैसे सो जाओ आप या खुले में सो जाओ, तो चंद्रमा की किरणें लेनी है शीतलता देने के लिए, ये याद रखेंगे। ऐसा ही एक सवाल आता है, किस ऋतु में कहा गया कि रात्रि का जो शुरुआत का समय है वो आप चंद्रमा की किरणों में बिताओ, उसके बाद नहीं? तो ऐसा मिलता है बेटा शरद ऋतु में। यहाँ देखोगे आगे क्या लिख रहे हैं, देखो, एक मिनट, ये देखिए, दिवाम सूर्यांशु संतप्तम निशीन, ये तो उसकी बात आ गई हंसोदक की। एक मिनट बेटा दिखा रहा हूँ। ये देख पा रहे होगे, प्रदोषे चा इंदु रश्मया, कि प्रदोष काल में इंदु रश्मियों का सेवन करना है। प्रदोष काल यानी रात्रि का प्रारंभिक समय जो आपने देखा था पीछे अभी। ठीक है। तो प्रदोषे इंदु रश्मिया यानी प्रदोष काल में इंदु रश्मियों का सेवन करना है, ये शरद की बात है। और पूरी रात्रि आपको चंद्रमा की रोशनी में रहना है, वो ग्रीष्म की बात है। तो ये चीज याद रखना, वापस आ जाता है। ठीक है। तो निद्रा निशी चंद्रांशु शीतले, इसको आप याद रखोगे। आगे आ जाएंगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में सभी भोज्य और पेय पदार्थ मधु से संस्कारित लें, बहुत जरूरी बात है कि सब चीजों में मधु मिला के सेवन करना है। दूसरा पूछा जाता है, किस ऋतु में सभी जल दूषित हो जाते हैं? तो आज के समय में तो नहीं, पहले समय में क्या होता था, नदी नालों का पानी भी मान लो आके एक एक जगह मिल जाता था ना, कि अब क्या हो रहा है आजकल, देख रहे हो बरसात हो रही है तो नालों का पानी भी भर जा रहा है ऊपर तक, नदियां भी भर जा रही हैं, पानी मिक्स हो जा रहा है, तो सारा पानी खराब हो जा रहा है, कहने का मतलब है। तो सवाल पूछा जाता है, किस ऋतु में सभी जल दूषित हो जाते हैं? तो वर्षा ऋतु। लिख रहे हैं, जल का अम्ल विपाक हो जाता है इस टाइम में, जल का अम्ल विपाक, पवन आदि दोष कुपित हो जाता है। तो देखा ही आपने पीछे, वायु का तो स्पेशली प्रकोप होता है वर्षा में, बाकी हमने ये भी देखा कि वर्षा ऋतु में सभी दोष प्रकोप की अवस्था में होते हैं जनरली भी, और शरद ऋतु में साम्य की अवस्था में होता है, तो वो भी अपना याद रखना आप। आगे आ जाए, शरद ऋतु।
शरद ऋतु में कह रहे हैं वही दिवाम सूर्यांशु संतप्तम निशि चंद्रांशु शीतलम, दिन में सूर्य की किरणें और रात्रि को चंद्रमा की किरणों में शीतल किया हुआ जल, उसका सेवन करना है। स्पेशली याद रखना, इस जल को क्या बोलते हैं? हंसोदक। हंसोदक बोलते हैं इस जल को। तो हंसोदक कैसे बनाते हैं, किस ऋतु में बनाते हैं, दोनों पे सवाल आता है। तो हंसोदक जल तैयार किया जाता है शरद ऋतु के अंदर। कैसे तैयार करते हैं? कि दिन में सूर्य की किरणें दिखा रहे हैं इसको, और रात्रि में चंद्रमा की किरणें दिखा रहे हैं। तो इस तरह तैयार किया हुआ जल, उसको बोला जाता है हंसोदक। इसका प्रयोग करने को बताया गया शरद ऋतु में, स्पेशली याद रखना, शरद ऋतु में। तो पूछेगा कि हंसोदक का उल्लेख किसने किया, ये सवाल भी आ चुका है। तो चरक में है, काश्यप में भी है, और हृदय हारित में है, माफ करें, हृदय में, माफ करें, और रस रत्न समुच्चय के अंदर, इन सब में है। दूसरा देख पा रहे हो, अंशुदक। अंशुदक का उल्लेख हारित, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने किया। आपको किसका नाम याद रखना है, मैं वो बता देता हूँ मेनली आपको। आपसे पूछेगा हंसोदक किसने दिया है, तो चरक ने दिया है। अगर आपसे पूछे अंशुदक किसने दिया, तो हारित ने दिया। ये दो नाम याद कर लो, बाकी नहीं चाहिए हमें याद, ये दो याद होने चाहिए। तो हंसोदक का उल्लेख चरक ने किया है, चरक ही पढ़ रहे हो आप। और अंशुदक का उल्लेख हारित ने किया है, इतना याद रखेंगे। हारित ने 4 तरह के जल बताए हैं, नाम भी लिखे हैं, मत याद करो आप, रहने दो। आगे चलते हैं। शरद ऋतु में और क्या आहार विहार आपका होना चाहिए, तो प्रदोष काल में इंदु रश्मियों का सेवन, जबकि पूरी रात्रि ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, यहाँ पे साथ में बताया है कि साथ में क्या होता है। साथ में, तो उपशेते यद औचित्याद ओक साथ में तद उच्यते। फिर दूसरा लिख रहे हैं, चरक विमान 1 का श्लोक है, सातवें अर्थो ही उपशय अर्थ। तो समझ लो बेटा, पहले एक दो शब्द बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा समझ लोगे। एक होता है उपशय, ठीक है, और एक होता है साथ में, और एक होता है ओक साथ में। 3 शब्द है ये, ठीक है। तो उपशय, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बातें आपसे करता हूँ इनको सुना करो, ठीक है। जैसा आपके यहाँ बहुत सारे लोगों को डाउट है, या बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें भी बता रहे हैं कि ऐसा भी 1% संभावना है कि ऐसा हो जाए कि आपका पहले ये वाला एग्जाम हो जाए, उसके बाद कोई सब्जेक्टिव कर दें, है ना। ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया हरियाणा के बारे में, कि पीछे कैबिनेट में ऐसा कुछ फैसला वहां आया था, मे बी, है ना। अगर ऐसा होता है, तो ये जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो आप क्या लिखोगे सब्जेक्टिव के अंदर? ये तो याद रह जाएंगी, चलो 1 लाइनर 2 लाइनर चीजें हैं, लेकिन इनको थोड़ा एलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा। तो जो मैटर मैं बोलता हूँ, अगर आप समझ पाओगे उस सबको, तो लिख पाओगे वहां, है ना, वरना कैसे लिखोगे? ठीक है। तो उस लेवल पे जाके अगर लिखाना शुरू करूंगा मैं, तो सोचो आप एक दिन में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो पाएगा, तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो वैसे तो हम नहीं कर सकते चाह के भी, लेकिन इतना कर सकते हो, आपके हाथ में है कि जो मैं कह रहा हूँ मेरी बातों को समझो, सोचो सर क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, तो वो कहानी जैसी बन जाएगी आपके लिखने के लिए एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से सुनो बेटा, जब 1.5 2 घंटा यहाँ पढ़ते हो, तो पूरे फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है। और डेडिकेशन हो तो ऐसा हो, अभी आपके साथ दिग्विजय, मेरा एक स्टूडेंट है पुराना, दिग्विजय, वो पढ़ रहा है। तो बेटा इतना सीवियर एक्सीडेंट इसका हुआ था, इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ था कि आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, जाना हो, पता नहीं मुझे, है ना। लेकिन इतने डेडिकेशन से पढ़ता है कि अपने यहाँ उत्तराखंड में जब एग्जाम हुआ था, ये एलिजिबल भी नहीं था, 2nd रैंक लाया था वहां पे, है ना। उत्तराखंड में पूरे मेमो का जो पीछे एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद आपका AIA PGT हुआ था, उसमें इसको BHU मिल रहा था, वो छोड़ के इसने अपने स्टेट में उत्तराखंड में सर्जरी ली है ना। फिर इसने अगले साल दोबारा एग्जाम दिया, जिस दिन वो एग्जाम देके आ रहा था AIPGT का लास्ट ईयर, इसका बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ, है ना। शायद 2 लोग तो साथ में इनके तुरंत ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई थी मेरे ख्याल से। तो दिग्विजय बहुत फाइट करके वापस आया, सोचो, है ना। उसका डेडिकेशन देखो आप कैसे पढ़ता है वो। अभी भी उसको मालूम चला क्लास चल रही है, फिर पढ़ रहा है। और पिछले एग्जाम में भी अंडर 100 मेरे ख्याल से आसपास रैंक थी दिग्विजय की, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है इसका, उस एग्जाम में भी एग्जाम दे के आया था दोबारा से अगले साल, ठीक है। तो ऐसे लोग आपके साथ बढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा तो इंस्पायर होना चाहिए कि हमें भी कुछ करना है, कुछ करें, है ना। वो तब भी ये मानता है, मैंने देखा उसका एटीट्यूड की, क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, उसे अभी भी ऐसा लगता है, वो सेटिस्फाई नहीं होता अपने आप से। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा सोचा करो कि लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, आप लोग नहीं फोकस करते हो, ठीक है। तो अगली बार ऐसा ना हो कि मैं सवाल पूछूं जवाब ना मिले। खैर, मैंने आपको 3 टर्म्स बताई, एक बताया आपको साथ में, और एक बताया उपशय। तो साथ में या उपशय क्या होता है, कि जो चीज आपको नुकसान ना करे, आपको फायदा पहुंचाए, उसको बोलते हैं साथ में। कोई डिजीज हुई है, तो उसमें बताया जाएगा भाई ये साथ में है आपके लिए, क्लियर। तो साथ में और उपशय का एक ही मतलब होता है, जो किसी रोग में आपको लाभ पहुंचाए वो आपके लिए साथ में है, जो नुकसान पहुंचाए वो असाथ में हो गया। एक शब्द आता है ओक साथ में। ओक साथ में क्या होता है,
कि कोई चीज है किसी को तो नुकसान पहुंचाती है ना, लेकिन कोई कोई आदमी कहता है कि भाई मुझे वो नुकसान नहीं पहुंचाती चीज, मैं खाता हूँ या पीता हूँ उसको तो अच्छा लगता है। तो वो होता है ओक साथ में, कि लगातार प्रयोग करके किसी ने किसी चीज को अपने योग्य बना लिया। क्लियर? तो वो ओक साथ में होता है वो भी साथ में, लेकिन ओक साथ में प्रयोग करके उसको अच्छा बनाया अपने लिए। नेक्स्ट चलेंगे, कुसुम। बेटा शीलन, शीलन शब्द का क्या मतलब होता है? शीलन, सर अभ्यास करना। अभ्यास। ठीक है, तो वो भी याद रखना। शब्द शीलन का मतलब है अभ्यास। आगे देखो, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। तो उपशेते यद उदिच्याद ओक सात्मन तद उच्यते। कह रहे उपशेद क्या है? उपशय कि जो अपनी आत्मा के लिए अच्छा है, तो वो ही उपशय है। साथ में अर्थ हुई उपशय, अर्थ है कि साथ में उपशय एक ही होते हैं। रसों के अनुसार साथ में सात हैं। कौन से सात? अलग अलग रस जो है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, उनके लिए, सबके लिए साथ में, कि भाई मुझे मधुर साथ में है, किसी को अम्ल, किसी को लवण, ऐसा। और एक होता है जिसको सारे रस साथ में है। ठीक है, तो रसों के अनुसार साथ में सात होता है। ये नंबर याद रखना आपको, अन्यथा वाला छोड़ दो आप, सात याद रखो। यही देख पा रहे हो, चक्रपाणी ने 18 उपशय बताए हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा निदान स्थान में, यहाँ ज्यादा बात नहीं करेंगे। चक्रपाणी के उपशय 18 नंबर याद रखोगे। नेक्स्ट देख लो, सुश्रुत ने काल के 11 भेद बताए, और वाग्भट ने, संग्रह ने काल के 12 भेद बताए हैं। ये आगे लिखे हुए हैं, लेकिन आप रटना मत, मैं नहीं कह रहा याद करने के लिए। ठीक है, ये सब लिखे हुए हैं, यहाँ देख पा रहे हो अगर देखना चाहो तो। बेसिक आइडिया ले लेना अगर आप जानते नहीं हो, है ना। बाकी देखा है कि ऐसे सवाल नहीं आते हैं अभी, लेकिन नंबर याद होने चाहिए कि संग्रह काल के 12 भेद और सुश्रुत काल के 11 भेद, इतना जरूर याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट देख रहे हो, काश्यप ने काल के उत्सर्पिणी अवसर्पिणी या फिर शुभ काल अशुभ काल, ऐसे दो भेद किए हैं। तो ये सवाल पूछ चुका है, किसने काल के उत्सर्पिणी अवसर्पिणी भेद किए? तो आचार्य काश्यप ने, इतना याद रखना। इस बार एग्जाम देखा होगा, काश्यप के क्वेश्चन सीधे सीधे आए थे। मैं बच्चों को रिसेंटली देख रहा था, जो पढ़ाया था मैंने एआई पीजीटी में, तो दो तीन क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसा थे एकदम, काश्यप की क्लास में जो जिक्र किया वो सीधा रख के आ गए। तो काफी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी काश्यप से भी। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 6। और कुछ नहीं था चैप्टर में, जो आपको शुरुआत में पढ़ाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो याद रखोगे, ऋतुओं का डिवीजन याद रखोगे। बाकी यहाँ जो एक दो पॉइंट आपको बताए, आगे आ जाइए। अधारणीय वेग, चैप्टर नंबर 7 शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो वेग बेटा दो तरह के हैं, कुछ है धारणीय, कुछ है अधारणीय। धारणीय वेग वो है कि भाई उनको मन में ही रख लो, कि अगर वो आ रहा है वेग, तो उसको मन में रख लो। कि मान लो ईर्ष्या हो रही है किसी से, तो कह रहे हैं उसको मतलब खत्म कर दो मन में ही। तो ये नहीं कि उसको लेके आना है, धारण करना हो या रोकना, कुछ भी नहीं। तो कुछ धारणीय है, कुछ अधारणीय। अधारणीय कौन से हैं? कि कोई वेग आया, छींक आ रही है तो रोकनी नहीं है ना, खांसी आ रही है रोकनी नहीं है, श्वास चढ़ गया नहीं रोकना, ठीक है ले लो सांस भर के जितना तुमको लगता है। ठीक है, तो देखते हैं चलो। अधारणीय वेग हम पढ़ेंगे, मेनली वही हमारा फोकस है, कि कौन से वेगों को नहीं रोकना, उनको अगर रोकते हैं तो क्या हो जाता है। ये रटना है आपको, ये जो पेज है ये पूरा रटा हुआ चाहिए मुझे, फिर आगे की चीजें कुछ जरूरी नहीं है खास। देखते हैं। फर्स्ट देख रहे हो, विनाम, यानी शरीर को मोड़ लेना। तो ये किस वेग को धारण करने पे मिलता है? तो कह रहे हैं मूत्र और जृंभा के वेग धारण में विनाम लक्षण मिलता है। विनाम, मूत्र और जृंभा दोनों में ही देख लो, कि यूरिन का वेग जब ज्यादा आता है क्या करते हैं लोग? शरीर को मोड़ लेते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसकी क्षमता है कि 220 ml के आसपास होने के बाद एक बार फिर रोक नहीं सकते यूरिन को। ठीक है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर रोकोगे तो विराम, शरीर मोड़ लेता है व्यक्ति उसको रोकने के लिए। ऐसी ही जृंभा है, जब जम्भाई लोग लेते हैं देखा होगा शरीर कैसे मोड़ लेते हैं पूरा। ठीक है। शिराशूल, मूत्र पुरीश और शवथु, इसको ठीक कर लोगे, जृंभा लिखा है। छींक जो होती है वो कर लोगे, मूत्र पुरीश और शवथु, शीक, इनका वेग रोकने पे सिर में दर्द होने लगता है, शिराशूल। शिरोरोग होता है निद्रा का वेग रोकने पे। शिरोरोग निद्रा का वेग रोकने पे। हृदय व्यथा, शुक्र और पिपासा, हृदय व्यथा, शुक्र और पिपासा का वेग रोकने पे। हृदय रोग हो रहे हैं वाष्प और श्रमजन्य श्वास को रोकने पे। वाष्प यानी अश्रु, आंसू, और श्रमजन्य श्वास, तो थकावट हुई, सांस चढ़ रहा है लेकिन दिखाना नहीं चाह रहे लोगों को। कई लोग करते हैं ऐसा, कि दौड़ के आए उसके बाद सांस नहीं लेते खुल के, सोचते हैं लोग सोचेंगे थक गया इतनी जल्दी। ठीक है। और ऐसा भी सुना होगा कि कोई दुख हो तो रोके उसको निकाल देना चाहिए, है ना, मन में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दिल में रह जाता है वो दर्द। उस तरह भी सोच सकते हो कि हृदय रोग, अगर वाष्प आंसुओं को रोक लोगे तो दिल में रह जाएगा। और श्रमजन्य श्वास, विबंध हृदय और से उद्गार कोई खास नहीं है, छोड़ो उसको। अक्षी रोग देखो, समझ आ रहा होगा, आंसू,
अश्रु का वेग रोकने पे अक्षी रोग। देखा भी होगा कि ड्राई आई हो जाती हैं, ठीक है। ड्राई आईज किसकी कमी की वजह से होती हैं? एक कंडीशन लिख लो, चलो एक कंडीशन लिखो, जीरोफ्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये कंडीशन कई बार डेवलप हो जाती है, ड्राइनेस ही है ये जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, तो आंखों में अगर आंसू ना आए सोचो, तो फिर सारी समस्या आंखों के साथ हो जाती हैं। ठीक है, लिख लोगे जीरोफ्थैल्मिया विटामिन ए की कमी की वजह से। आगे देखिए, तो अक्षी रोग अश्रु का वेग धारण करने से, अक्षी गौरव निद्रा का वेग धारण करने पे। ये आपको देखना हो तो नो वाला जो बैच होता है उसमें देख लेना, जब उसमें वीडियो ऑन होती है बच्चों की, कभी अगर दिखाऊंगा तो वहां दिखाई देगा आपको। आंखें भारी होने लगती हैं उनकी, वो नींद का वेग रोक रहे होते हैं 10 बजे के बाद। तो अक्षी गौरव निद्रा का वेग धारण करने पे। अरुचि वाष्प सर्दी उद्गार शुदा खास नहीं है। भ्रम देखोगे, ये याद रखना है आपको, शुदा और वाष्प यानी भूख और अश्रु। अगेन सोच के देख लो कि जब भूख लगती है तो कभी आपने देखा होगा, अक्सर दिखाते हैं लोग खो जाते हैं रेगिस्तान में, तो उनको दिखाई देने लगता है कि कहीं बढ़िया पानी मिल रहा है, पड़ा हुआ है कहीं पानी, कहीं उनको लगेगा कि बढ़िया खाने की चीजें रखी हुई है ना, तो वो भ्रम होता है उनको। शुदा भूख का वेग रोकने पे। इसी तरह वाष्प अश्रु का वेग रोकने पे। कई बार कोई बैड न्यूज आ जाती है ऐसी जिसमें आपको रोना चाहिए था, लेकिन लोग रोते नहीं है, है ना? क्यों? क्योंकि भ्रम में रहने लगते हैं एकदम कि नहीं ये हुआ नहीं है गलत। वो यकीन ही नहीं कर पाते कि कुछ गलत हुआ है, तो कहा जाता है रुलाओ इनको, है ना? तो शुदा और वाष्प का वेग धारण करने पे भ्रम याद रखेंगे। वंक्षण में आना, मूत्र आदमान पुरीश अपान कोई खास नहीं। मूत्र कृष मूत्र वेग विबंध मूत्रता शुक्र, ये देख सकते हो। शुक्र का वेग धारण करने पे विबद्ध मूत्रता, मूत्र का बंद कराना, ये वहां से रिलेट कर सकते हो। एक सवाल आता है, अभी जान लो, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा अश्वरी कितने प्रकार की होती है, तो हम लोग पढ़ेंगे 4 प्रकार के। कफज, पित्तज, वातज और एक पढ़ते हैं शुक्रश्मरी, ऐसा करके। तो उसका जवाब ये लगाया जाता है कि जो शुक्र अश्मरी है बच्चों में नहीं होती है, वो बड़े व्यक्तियों में होती है, वयस्क में होती है, वयस्क जो होते हैं उनमें होती है। क्यों होती है? शुक्र का वेग धारण करने से। ठीक है, तो इसको वो समझ सकते हो, आपके शुक्र का वेग धारण किया तो अश्मरी बन गई, तो विबद मूत्रता होने लगे। क्लियर? विड मूत्र वात संग, तीनों चीजें रुक रही हैं, विड यानी मल, मूत्र, और तीसरा कह रहे हैं वात अपान वायु। अपान वायु का वेग धारण करने पे तीनों रुक रही हैं, जबकि सिर्फ पुरुष का वेग धारण करने पे दो ही चीजें रुक रही हैं, वात और वर्ज। मूत्र की बात नहीं आई वहां। पुरुष वेग धारण करने पे वात और वर्ज में रुकावट हो रही है, ठीक है, वायु के वेग में नहीं। नेक्स्ट है अंगमर्द, बहुत बहुत जरूरी। निद्रा शुदा शुक्र, निद्रा शुदा और शुक्र। निधि, निधि, निधि बेटा माइक ऑन करेंगे। अगर किसी को माइक ऑन करना नहीं आता है तो स्क्रीन पर जो माइक का आइकन एक बना आ रहा होगा उसको टच करोगे तो माइक ऑन हो जाएगा आपका। निधि बताओगे त्रय उपस्तंभ कौन कौन से होते हैं? सर आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। ठीक है, अच्छी बात है, माइक ऑफ कर लेंगे। उसी बटन को दोबारा प्रेस करिए, माइक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ठीक है, त्रय उपस्तंभ होते हैं, तो देखोगे ध्यान से वही चीजें हैं। आहार यानी शुद्ध, निद्रा मतलब निद्रा है ये, ब्रह्मचर्य मतलब शुक्र की बात की है। उस तरह याद रख सकते हो अंग मर्द, तो निद्रा शुद्धा और शुक्र का वेग धारण करने पे। ठीक है, जरूरी है, याद रख लेना इसको। फिर श्रम और साध पिपासा का वेग धारण करने पे, ये तो इतना खास नहीं है, लेकिन बाधिर्य एक मैं आपको पढ़ाऊंगा, शायद यहाँ लिखा हो, नहीं लिखा है ना? बाधिर्य, वो स्पेशली याद रखना, वो भी पिपासा का वेग धारण करने पे होता है। लिख लो यहीं सामने आके चाहो तो, पिपासा का वेग धारण करने पे बाधिर्य भी होता है, बाधिर्य, वो स्पेशली लिख लेना, वो जरूरी है। क्लम अपान वायु का वेग धारण करने पे गुल्म हो जाता है। श्रम जन्य श्वास का वेग धारण करने पे कम उद्गार और जृंभा का वेग, वो इतने जरूरी नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ कौन से वेग जरूरी हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक? उनको तो याद ही कर लेना है, बाकी नहीं होंगे तो भी चलेगा एक बार को, लेकिन ये तो करनी है जो मैं बताऊंगा आपको भी आपको। देखिए, तो बेटा धारणीय वेग,
फर्स्ट देख पा रहे हो जरूरी वालों में शिराशूल, तो मूत्र पुरीश और शवथु, जैसा मैंने कहा ठीक कर लेना, शवथु छींक, शिराशूल। हृदय व्यथा, शुक्र और पिपासा का वेग धारण करने पे, शुक्र और पिपासा, ठीक है, हृदय व्यथा। नेक्स्ट देखोगे भ्रम, क्षुधा और वाष्प, भूख और अश्रु मतलब, ठीक है। फिर है विबद मूत्रता, शुक्र का वेग धारण करने पे। विड मूत्र वात संग अपान वायु, जबकि वात और वर्च, यानी वात और विड मतलब विड होता है, वर्च जो होता है वही मल एक ही बात है, पुरीश वेग धारण करने पे। अंगमर्द निद्रा शुदा और शुक्र का वेग धारण करने पे, अंगमर्द निद्रा शुदा और शुक्र। एक आपको बताया बाधिर्य, पिपासा का वेग धारण करने पर बाधिर्य, वो याद रखना है। इतना जरूर याद रखोगे, बाकी आपका मन है पूरा याद कर सकते हो, याद रख लेना, क्योंकि आप लोग जिस पर्पज से पढ़ रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि सारा कुछ नहीं याद करना चाहिए, वरना हो नहीं पाएगा, बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, दिक्कत पड़ेगी। ठीक, आगे चलते हैं। आचार्य वाग्भट, उनके भी याद करने हैं, एक दो तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ देख रहे हो अंग भंग, ये बेटा बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। अभी बात हुई थी पीछे अंगमर्द चरक का, वहां क्या था, मूत्र, तीन जो उतरे उपस्तंभ में, सीधी सी बात है वही है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, तो उस तरह देखा शुदा, निद्रा और शुक्र, शुदा निद्रा और शुक्र। यहां देख पा रहे हो निद्रा हट गई है, निद्रा की जगह यहाँ मूत्र लिखा हुआ है, बाकी दो चीज तो सेम ही है, शुक्र और शुदा, ठीक है। बस निद्रा की जगह मूत्र का वेग लिखा हुआ है वाग्भट का, याद रखना, निद्रा की जगह मूत्र लिखा हुआ है, बाकी सब नॉर्मल ही है, कुछ खास नहीं है। आगे देखोगे मन्या स्तंभ कौन सा वेग धारण करने पे होता है, मन्या स्तंभ यानी टॉर्टिकोलिस, राय नेक भी करके बोलते हैं इसको, गर्दन का कह लो कि रुक जाना फिलहाल के लिए, इतना समझ लो, मन्या स्तंभ। तो शवथु और अश्रु, छींक और अश्रु का वेग धारण करने पे, शायद ये क्वेश्चन अभी आया एआई पीजीटी के अंदर, पूछा था मन्या स्तंभ कौन सा जी वेग सर। धारण। जी सर आया था। अर्ध अर्चित पूछ रखा अर्दित था आया सर। था सर, अर्दित पूछ रखा था, इसके साथ में शब्दू दे रखा था अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, जी। ऑप्शन में। चलो ठीक है बेटा, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना, और परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है जिन्होंने आईए पीजीटी दिया हो इस बार। मैं फिर कह रहा हूँ कि पेपर सच में टफ है ना, टफ था, वैसे आसान था, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट देखोगे उतने ही टाइम में उतना पेपर अटेम्प्ट करना, तो पेपर टफ था, ठीक है। तो मार्क्स बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखाई देंगे लोगों के। अभी लोग कह रहे हैं, मैंने देखा है कि लोगों ने वीडियोस बाद में भी बनाए हैं मेरे बाद भी, और लोगों ने यही कहा है, जिन्होंने शुरुआत में बना दी उन्होंने जरूर हाई रखी, थोड़ा मेरिट उनको लगा, आसान था पेपर, लेकिन अभी लोग बाद में करेक्शन कर रहे हैं, सब लोग ही नीचे ले जा रहे हैं मेरिट को भी खींच के, है ना, तो वो नीचे रहने सर वाली है। आठ हाँ क्वेश्चन तो आठ सर, 8-10 क्वेश्चन तो वो वाले थे, वो जो बताए थे असर्शन के, कम से कम ठीक है, वही है। असर्शन वाले। हाँ उससे पेपर मुश्किल हो जाता है, लेंदी हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है, देखो आप लोग का भी जब एग्जाम होगा ये वाला, तो बेटा ध्यान रखना, होशियार वो होता है जो ये जान जाता है पेपर कैसा आया है, पहले सबसे पहला जजमेंट जिस बच्चे ने साल भर पढ़ा है वो वहीं से लगाता है कि पेपर कैसा आया है, ठीक है। आपको अगर ऐसे या आप यही नहीं तय कर पा रहे हो पेपर आसान है या मुश्किल है या कितने नंबर लाने चाहिए, तो फिर मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है। तो जो बच्चे ने थोड़ा सा अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखा होगा, प्लस साल भर पढ़ा होगा, तो वो देख के समझ गया होगा इस पेपर के अंदर मुझे क्या स्कोर करना है, बस 70-75 का स्कोर तो बहुत अच्छा है इस पेपर के अंदर जो करके आया होगा। बाकी पता चलेगा, चलो ज्यादा बात नहीं करते हैं यहाँ, अलग पर्पज से बैच है, देखते हैं, चलो आगे। नेक्स्ट देख रहे हो, तो मन्य स्तंभ याद रखोगे शवथु और अश्रु का वेग धारण करने पे, शवथु और अश्रु का वेग धारण करना मन्य स्तंभ। एक यहाँ देख पा रहे होगे दृष्टिविद, यानी दृष्टिनाश, अपान वायु का वेग धारण करने पे। तो बस ये दो ही कहूंगा आपसे यहाँ याद रखने को, वाग्भट वाले, दो क्या तीन हो गए, एक अंग भंग हो गया मूत्र शुक्र और सुधा का वेग धारण करने पे, मन्य स्तंभ शवथु और अश्रु का वेग धारण करने पे, और दृष्टिवध हुआ अपान वायु का वेग धारण करने पे। तो इन तीनों को याद रखोगे। बाकी देखो वाग्भट ने क्या लिखा है, देखते हैं कि कास के वेग को रोकने से कास की अधिकता हो जाती है, श्वास अरुचि हृदय रोग हो जाते हैं, शोष और हिक्का होती है, कास नाशक संपूर्ण विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो बात क्या है कि चरक ने कास के वेग को नहीं कंसिडर किया, वाग्भट ने कास का वेग भी दिया है, ठीक है। तो वाग्भट में हम ऐसे रखते हैं कि 13 प्लस कास, इस तरह करके याद रखते हैं वाग्भट की जो आधारणीय वेग है, ठीक है ना। तो उन्होंने कास के वेग की भी बात की है, ऐसा आप याद रखना। बाकी ये जो श्लोक देख रहे हो लास्ट में, ये एग्जाम में एक बार आ चुका है, इसकी हिंदी मतलब कि किस रोगी को त्याग देना चाहिए, कि जो वेगों को रोकने वाला रोगी तृष्णा और शूल से पीड़ित हो जाए, जिसकी धातु में क्षीण हो जाए और मल का वमन करता हो, ऐसा रोगी त्याज्य है, यानी उसकी चिकित्सा नहीं करनी है, बचा नहीं पाओगे, ठीक है, याद रखना।
अगर हमारे यहाँ किसी रोग के लिए लिखा हुआ है कि चिकित्सा नहीं करनी चाहिए या वर्जित है, ऐसा लिखा है, इस बात का मतलब ये है कि उसकी चिकित्सा है नहीं, तो आप उसको छोड़ नहीं दोगे, आप उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दोगे, भाई मेरे पास चिकित्सा है नहीं इसकी, लेकिन बेस्ट कोशिश करता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो कोई आपको कभी फंसा ले, कभी इंटरव्यू में या एग्जाम में ये सवाल देते कि ये कंडीशन लिखी है तो इससे क्या समझते हो, एक्सप्लेन करो। तो ऐसा नहीं लिखना है कि इसकी चिकित्सा नहीं करनी, भेज देंगे भाई ले जाओ उसको, घर ले जाओ, तो ऐसा नहीं है। क्लियर। आगे देखो। अब यहाँ से मेन चैप्टर शुरू हो जाता है। देखो मैंने भी यहाँ पे 14 लिख दिया, अधारणी वेग 13, वाघभट की लिख दी 13 प्लस कास करके 14, तो ये गलत है कायदे में, है ना। कुछ जगह गाइड्स वगैरह में आंसर ऐसा लगवाया है, मगर आप वाघभट देखोगे तो उन्होंने इस तरह से नहीं लिखा है। एक मिनट बेटा, बने रहेंगे, बने रहेंगे। बेटा देखेंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अधारणीय वेग जो है, जैसे मैंने ही लिखा है यहाँ कि चरक के 13 है, और वाग्भट की मैंने लिख दिया 13 प्लस कास करके 14 हो जाता है, तो वो रियल में ठीक नहीं है। वाग्भट ने ओरिजिनली कोई नंबर तो दिया ही नहीं है, लेकिन आप काउंट भी करोगे एक साथ श्लोक में उन्होंने 13 ही लिखे हैं, है ना। जो कास है उसको अलग से उन्होंने लिखा है, तो हम ऐसा ही याद रखते हैं। जैसे नीलम, नीलम, जी सर। आचार्य सुश्रुत, यस। हाँ धूमपान के जी। प्रकार कितने बताए हैं? 5 सर। ऐसा ही है सबके अनुसार, किसी को अलग लगता हो? सर 5 5 प्लस प्लस 1। 1। दो ठीक है। प्लस वन। याद व्रण। याद रखना, वहां भी ऐसे ही बताया आपको, 5 प्लस व्रण धूपन, तो वैसे ही याद रखना है, वही बेस्ट आंसर है। 6 नहीं लगाना है कभी भी, ना 5 ठीक। लगाना है। क्लियर। देखो चलो आगे। ठीक है सर। ओके सर। अब बेटा यहाँ पर क्या है कि वेग लिखा हुआ है, वेग धारण करने पे क्या लक्षण आते हैं, और चिकित्सा लिखी हुई है। तो वेग धारण के क्या लक्षण है, उनकी तो ज्यादा बात अब करेंगे नहीं, वो आप पीछे पढ़ के आ चुके हो। कुछ भी अलग नहीं होगा, तो उस पर हम फोकस करेंगे नहीं, डबल डबल टाइम देने का सेंस नहीं बनता। हम मेन चीज पे आ जाते हैं कि चिकित्सा क्या होगी। ध्यान से देखना, पूछी जाती है क्योंकि। तो फर्स्ट लिखिए मूत्र वेग धारण की चिकित्सा। लिखने की अवपीड सर्पी का प्रयोग कराओ और त्रिविध बस्तीकरण। अवपीड सर्पी और त्रिविध बस्तीकरण। तो अवपीड सर्पी का मतलब क्या होता है कि भोजन के शुरुआत में और अंत में घृत की उत्तम मात्रा का प्रयोग, यानी घृत की जो श्रेष्ठ मात्रा है वो देना। तो आपसे पूछा जाता है सवाल, अवपीड सर्पी और त्रिविध बस्तीकरण किसकी चिकित्सा है, किस वेग धारण की? तो मूत्र वेग धारण, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देख लो पुरीश वेग धारण। इसमें एक लक्षण है जो पीछे नहीं लिखा था, वो आपको याद करना है, पिंडिकोद्वेष्टन। जो काफ मसल है उसमें ऐठन जैसा दर्द होना, मतलब
ठीक है, पिंडलियां जो लोग कह देते हैं ना काफ मसल को, तो मिलेगा भी आपको। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको ये समस्या होती है। तो पिंडिकोद्वेष्टन कहाँ का लक्षण है पूछे आपसे, तो पुरीश वेग धारण का लक्षण है। ठीक है, चिकित्सा क्या करेंगे। अच्छा, एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही समझ लोगे कि किसी भी वेग धारण की चिकित्सा क्या है, उस वेग को प्रवृत्त करा देना। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई आदमी 3 दिन से सोया नहीं है, तो बताओ क्या चिकित्सा कराओगे, क्या समझ में आता है, क्या चिकित्सा करानी चाहिए उसकी। सुला देंगे, तो रेस्ट करवा देंगे। सुलाना बस चाहिए प्रॉपरली। समझ गया ना बात को। तो वो यहाँ चिकित्सा है सब जगह की, कि जो वेग धारण कर रखा है उसे आप प्रवृत्त करा दो, तो वैसे ठीक हो जाने वाला है। अब यहाँ पुरुष का वेग धारण क्या है, तो पुरुष मतलब पुरुष वेग को लाने के लिए क्या चीजें करा सकते हो, वर्दी का प्रयोग करा सकते हो, बस्ती दे सकते हो, जैसे ध्रुव बस्ती स्पेशली इसी काम में आती है। और प्रमाथी अनपान की बात कर रहे हैं, तो वो भी चिपके हुए मल आदि दोषों को कोष से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ उदाहरण लिखे हुए हैं प्रमाथी अनपान के, शारंगधर ने दिया है मरिच और वचा, कि ये ऐसे द्रव्य हैं जो चिपके हुए मलों को निकाल देते हैं। ठीक है, प्रमाथी द्रव्य है मरिच और वचा, उदाहरण याद रखना। आगे चलिए, शुक्र वेग धारण। तो इसमें अंगमर जुवद मूत्रता देख ही लिया आपने, चिकित्सा देख लो आप। तो निरूबस्ती मैथुन तो समझ आ रहा होगा कि ये तो दोष को निकालने के लिए हो गया। ये देखोगे मदिरा और चरणायुधा, मदिरा यानी अल्कोहल, और चरणायुधा मतलब चिकन। सवाल का जवाब देंगे देवांगी। हाँ जी सर। बेटा, यवागु आपको पढ़ाई थी मैंने, तो उसमें हाँ जी पढ़ाया सर। था चरणायुधा। रेतो मृगरुजा पहा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, चलो समझ आ गया देवांगी को सवाल क्या था। तो वहां पे भी आपने देखा होगा रेतो मार रुजा पहा करके हमने देखा था। रेतो मार रुजा पहा चिकन के लिए है ना, मुर्गे के लिए। वहां लिखा था ताम्र चूड़ रस, अगर आपको वर्ड ध्यान आ रहा हो तो ताम्र चूड़ रस करके वहां लिखा हुआ था। तो वहां से इजीली रिलेट कर सकते हो, चरणायुधा कह लो चाहे ताम्रचूड़ रस कह लो, एक ही बात है, चिकन की बात है ये। ठीक है ना। तो शुक्र वेग रोध की चिकित्सा है, क्योंकि वहां भी लिखा हुआ है कि यवागु जो है ताम्रचूड़ रस से सिद्ध की हुई, वो रेतो मार्ग रुजापहा, रेतस के मार्ग की रुजा जो है उसको दूर करने वाली है। क्लियर, तो याद रखोगे। आगे आ जाए, अपान वायु का वेग धारण। चिकित्सा में कुछ खास है ही नहीं, वही है स्नेहन स्वेदन वर्ती का प्रयोग और वाथर बस्तियां दे रहे हैं, नहीं पूछता। वमन वेग धारण में याद क्या रखना है, पहले तो वो देखो। देखो स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं वमन का वेग धारण करने पे। ठीक है, कुष्ठ विसर्ग देख पा रहे हो, स्पेशली याद रखना वमन वेग धारण करने पे। चिकित्सा में लिखा है भुक्तवा प्रच्छर्दनम, भोजन खिलाओ पहले फिर उसका वमन कराओ। क्यों, वमन का वेग रोक रखा है, तो खिलाओ पहले कुछ फिर वॉमिट कराओ बढ़िया से। ठीक है, विरेचन कराने को कह रहे हैं। विरेचन भी आया है चिकित्सा के अंदर, याद रखना, रिलेट नहीं कर पाते लोग। वमन वेग धारण में विरेचन, रक्त मोक्षण भी आया है, व्यायाम करने के लिए आया है, क्योंकि वमन का वेग रोका है तो कफ बढ़ा होगा बॉडी के अंदर, उस कफ को निकालना है मतलब। तो व्यायाम से कफ का भी शमन कर दिया। और रूक्ष अनपान की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही कफ है, कफ के अगेंस्ट रूक्ष अनपान करा रहे हैं। तो आज के सेशन का टाइम क्योंकि फिनिश हो रहा है तो इतना ही रखेंगे। 5 वेग हमने पढ़ लिया, बाकी कल पढ़ेंगे। जितना किया इसको याद रखना। आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे चैप्टर बहुत आसान होते जाएंगे, जितना हमें याद करना है। शुरुआत के चैप्टर्स बेस होते हैं सूत्र स्थान का। ठीक है, तो इनमें थोड़ा टाइम लग रहा है, आगे चीजें फिर बहुत आसान हो जाएंगी, जल्दी जल्दी करके चैप्टर कवर होंगे, तो याद रखोगे। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। मॉर्निंग बैच, कोई लोग अगर ऐसे हैं अब तक उनकी फीस सबमिट नहीं है, तो बेटा मुझे मैसेज करोगे, मुझे देखना है कितने लोग हो रहे हैं ऐसे मॉर्निंग बैच वाले जिनकी फीस अभी सबमिट नहीं है।